मुझसे पूछें कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो मैं कहूँगी कि टू गिव है। जो देना है वो इतना ज़बरदस्त अमल है कि इसकी जो खूबसूरती है उसको आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते जब तक आप टू गिव वाले बनते नहीं हैं। कोई भी इंसान है जिसका कोई भी मकतबा फ़िक्र है, वो किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब वो देना शुरू करता है तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की फुलफ़िलमेंट आती है, उसका बर्तन भरना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो खालीपन होता है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बज़ाहिर अगर आप लॉजिकली या रीज़न के हिसाब से देखेंगे तो या कैलकुलेशंस में तो चीज़ जा रही है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। वो चीज़ जा नहीं रही होती, वो कई गुना मल्टीप्लाई होके टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों सूरतों में आपके पास वापस आ रही होती है। मैंने अपने बीकॉम के इम्तिहानात दिए तो उसके बाद चूँकि मेरी जो मिजाज है वो थोड़ा घूमने फिरने वाला है और चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला है, तो मैंने ये सोचा कि हर पोश इलाके के साथ एक छोटी आबादी होती है और आम तौर पर उस छोटी आबादी के लोग उस पोश इलाके के लोगों की खिदमत करते हैं या फिर वो कहीं और जगह पे काम करते हैं और अपने घर का सिलसिला चलाते हैं। तो मैंने सोचा कि देखा जाए कि ऐसे आबादियों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन की अदम मौजूदगी में सारा दिन क्या करते हैं। तो मैंने लाहौर का नक्शा लिया और जगह मार्क की कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। इसी तरह मैं रोज़ निकल जाती थी और एक एक जगह को देखती थी। फिर उस तजर्बे से ही पता चला कि इनके पास तो बहुत कहानियाँ हैं, वो लिखनी चाहिए। तो मैंने कुछ कहानियाँ लिखना शुरू कर दी और उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि अगर आप कहीं ऐसे बच्चों से या कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए आपके पास कोई इंसेंटिव होना चाहिए। उस इंसेंटिव में बच्चों के लिए तो कैंडीज़ और बिस्किट्स ही थे। तो मैं फिर अपने साथ कुछ कैंडीज़ और बिस्किट्स लेके जाती थी ताकि वो बच्चे जो हैं मेरे पास इतनी देर बैठते हैं, बातें करते हैं, तो मैं वापस आते हुए उन्हें कुछ देकर तो आऊँ, खाली हाथ तो जाना अच्छा नहीं लगता। तो ये एक रूटीन बन गई कि बच्चों के साथ बातें करना, उनकी मज़ेदार कहानियाँ लिखना और उनके लिए कोई ना कोई चीज़ लेके जाना। इसी तरह जब मैं कोट लाखपत चुंगी अमर सद्दू के इलाके में आई, जहाँ के किसी आदमी ने 40 कमरों के क्वार्टर बना के किराए पे दिए हुए थे एक एक ख़ानदान को, और आगे एक मुश्तरका सहन था जिसमें बरगद का दरख्त था। तो मैंने वहीं, वो बच्चे खेल रहे थे उसी सहन के अंदर ही जो खुला सबका मुश्तरका था, तो उनको वहाँ इकट्ठा किया और उनसे बातें करना शुरू कर दी। अब ये जो एक मोमेंट है दरअसल वो टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए, और अल्लाह ने वो लम्हा रखा था जिसमें उन्होंने मुझसे इस काम का ख्याल एग्जीक्यूट करवाना था। तो बच्चे मेरे साथ बातें कर रहे थे, एक बच्चे ने मेरे बैग को देखना शुरू कर दिया, तो मैंने ये समझा कि ये चाहता है कि ये बिस्किट्स और कैंडीज़ अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उसे कहा कि आपके लिए हैं, लेकिन जब मैं जाने लगूंगी ना ये तब देनी है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर पहले दे दी जाएंगी तो बच्चे लेंगे और भाग जाएंगे या उतनी संजीदगी से मेरे पास नहीं बैठेंगे। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि मुझे कैंडीज़ और बिस्किट्स नहीं चाहिए, चूँकि मैं साथ लिखती होती थी। उसने कहा मुझे ये पेंसिल और पेपर चाहिए, मैंने लिखना है। तो वो एक लम्हे को तो मेरा जो जहन है वो बिल्कुल रुक गया कि आपने तो बचपन से ये सुना होता है कि भूखे से पूछेंगे 2 जमा 2 तो वो कहेगा 4 रोटियाँ। तो इतना छोटा बच्चा जिसने पजामा भी नहीं पहना हुआ और उसके सामने कैंडीज़ और बिस्किट्स हैं, और वो हमारे कम वसाइल वाले तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए लिखने और पढ़ने की कितनी ख्वाहिश है कि वो उसकी बजाय वो मांग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये मैंने कहा, लेकिन मुझसे कहलवाया अल्लाह की ज़ात ने था। किसको अच्छा लग रहा है? अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि इसके अंदर कौन सा जानवर था? हाथ खड़ा करना है बस। सबको ही पता है, चलें सब इकट्ठे ही बताएं कौन सा जानवर था। हाँ हाँ हाँ
हाँ, और बिल्ली भी तो थी। हाँ, वेरी गुड। आप सबके लिए तो तालियां होनी चाहिए कि मैंने जब ये स्कूल शुरू किया तो मैंने बीकॉम के इम्तिहान दिया हुआ था। फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन मैंने आफ्टरनून में दाखिला लिया इसलिए कि सुबह में मैं स्कूल आती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए और आफ्टरनून में मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। लॉ के बाद मैंने एमएस किया इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन में। उसके बाद मैंने पीएचडी जेंडर स्टडीज़ की। मैंने कोर्स वर्क पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और मुझे रिसर्च के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट से स्कॉलरशिप मिला, तो वो मैंने वहाँ से की और मुझे सितंबर 2020 में पीएचडी इन जेंडर एंड लिटरेचर की डिग्री मिल गई। ये जो 16वां साल हमें आया है, इसमें बहुत शुरू में ही अल्लाह ताला ने और मैंने डील कर ली थी। वो डील ये की थी कि मैनेजमेंट साइड मैं देखूंगी, फाइनेंशियल साइड आपने देखनी है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे पास ना गवर्नमेंट फंडिंग है, ना फॉरेन फंडिंग है, ना कॉरपोरेट फंडिंग है। इनफरादी फंडिंग पे हम पिछले 15 साल से इसे चला रहे हैं और ये इसलिए चल रहा है कि अल्लाह ताला ने इसकी फाइनेंशियल साइड ली हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली। द पर्सनैलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द मैनकाइंड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तमाम इंसानियत के लिए अमली नमूना है। He was a man who embodied values of kindness, generosity and humility in all his interactions. जो हमारा विज़न है उसमें दो ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हम इन बच्चों की तरबियत करेंगे। अब हमारे जो बच्चे हैं, हमारा मकसद ये है कि उनके घर में वालिदैन के पास वक्त नहीं है, ना ही उनको इतनी समझ उस हिसाब से है कि वो उनकी तरबियत कर सकें। तो हम चाहते हैं कि आलम बीबी में वो आएँ तो उनकी इतनी अच्छी तरबियत हो कि वो बड़े होकर इस मुल्क के बहुत तामीरी मुस्बत शहरी हों और जहाँ वो जाएँ उनके किरदार को देख के लोग कहें कि ये आलम बीबी से पढ़ के आया। मेरा नाम मनम है, मेरे फादर का नाम मशरूक अली है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ आलम बीबी ट्रस्ट स्कूल में और मेरी एज 16 है। सबसे पहले तो मैंने सीखा कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, उन्हें पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारी ज़हनी तरबियत भी की जाती है और हमें सिखाया जाता है कि हम माशरे का अच्छा शहरी कैसे बन सकते हैं और इंसान के अच्छे अखलाक क्या होते हैं, उनको तरबियत दी जाती है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ मैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लड़कियाँ बहादुर ही नहीं होती, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम भी बहादुर होते हैं, हम भी आर्मी में जा सकते हैं, हम भी अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, उनके लिए जान भी दे सकते हैं। मेरा नाम शुएब अख्तर है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शहबाज है। मैंने आलम बीबी ट्रस्ट स्कूल में प्रेप क्लास में एडमिशन लिया था और मैट्रिक के बाद फिर आलम बीबी स्कूल ने मुझे एफसी कॉलेज में एडमिशन लेके दिया। पहले नहीं था, हम गलियों में फिरते थे, कंचे वगैरह हो गए, ये खेलते थे, तो स्कूल आने का दिल नहीं था करता पहले। लेकिन जैसे आलम बीबी में मेरा एडमिशन हुआ मेरे और छोटे बहन भाइयों का, तो वहाँ पे टीचर्स का बिहेवियर और उनका अखलाक देख के फिर पढ़ने को दिल किया था कि भी पढ़ना है हमने। फिर आलम बीबी स्कूल में हमसे शुरू में ये कहा कि भी आपने स्टडी का कोई वो टेंशन नहीं लेनी है कि भी हम कहाँ से ये पूरे करेंगे पैसे वगैरह, फ़ीस, उनका कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं है, तो आपने जो पढ़ना है वो आप हमें अपना एम बताएं और आपको हम आपकी ख्वाब की आखिरी सीढ़ी पे पहुंचा के हम आपके साथ वापस आएंगे। कि मैं ये कहूँगा कि अगर मैडम फ़रहान ना होती तो आज मैंने भी एक कारपेंटर होना था और एक जगह पे मैंने मजदूरी कर रहे होना था, लेकिन मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वजह से आज मैं एक इतने बड़े कॉलेज में जिसका नाम ही नहीं था मैंने सुना, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ जाके। ये वो अपनी ज़िंदगी में करेंगे जिसका इनके अंदर टैलेंट और इंटरेस्ट है, ताकि ये उसमें बेहतरीन तरीके से एक्सेल करें। तो रॉ फॉर्म यानी 5 साल की उम्र में लेना और इन बच्चों को उस वक्त तक सपोर्ट करना जब तक ये इंडिपेंडेंटली अपने
और अपने ख़ानदान वालों के लिए कमाने वाले ना बन जाएं, और ये ट्रांसफॉर्म हो चैरिटी रिसीवर से चैरिटी गिवर में, और फिर इस्टेब्लिश होके अपने जैसे एक बच्चे को पढ़ाकर उसकी ज़िंदगी बदलें, और ये चेंज का एक प्रोसेस शुरू हो सके ग्रास रूट लेवल से, जहाँ तरबियत भी हो और जो अंदर का नेचुरल टैलेंट है वो एक्सप्लोर हो के लोग इंडिपेंडेंट हों, वो चैरिटी लेने वाले ना रहें। तो ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है, अभी हमारे पास 1000 से ज़ायद बच्चे हैं, अब ये 1000 से ज़ायद फैमिलीज़ ट्रांसफॉर्म होंगी, फिर ये वाले 1000 बच्चे अगले 1000 को पढ़ाएंगे, वो ट्रांसफॉर्म होंगे, और अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो हमारा मॉडल अपने किसी इलाके में अपनी जगह में रेप्लिकेट करेगा, तो वो वाला भी शामिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे माशरे के अंदर तब्दीली का वो प्रोसेस शुरू होगा, जहाँ हमें टॉलरेंट, इंक्लूसिव और खुदा तरस अच्छे इंसान मिलेंगे। हमारा माशरा एक मुहज़्ज़म माशरा होगा, हमारे माशरे के अंदर लोग एक दूसरे के साथ प्यार, रवादारी और मोहब्बत से रहने वाले होंगे।